Hello friends, welcome to the Mechanistic Universe. Today we are discussing about exergy, which is the very important topic from thermodynamics in mechanical branch. So we are discussing about what is the source of energy and what is the importance of first law of thermodynamics and second law of thermodynamics in the exergy. What is the available energy, which is also the exergy, and what is the unavailable energy and energy and some calculation part. So friends, start करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी से। दोस्तों, एनर्जी को अगर अपन क्वालिटी वाइज देखते हैं तो दोस्तों ये दो प्रकार की होती है। फर्स्ट हाई ग्रेड एनर्जी और दूसरी लो ग्रेड एनर्जी। हाई ग्रेड एनर्जी अपन ने देखा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। दोस्तों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि एनर्जी जो है, किसी भी सिस्टम की एनर्जी कंजर्व्ड होती है। ना तो एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है और ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसको ओनली कन्वर्ट किया जा सकता है वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। फॉर एग्जांपल के लिए आप ले लो, मैंने एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल बताया था पिछले वीडियो में, अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं, मैं उसकी लिंक दे दूंगा। उसमें दोस्तों मैंने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी को कैसे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को कैसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है जो कि थर्मोडायनेमिक में यूज़ होता है। और दोस्तों देखते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या बोलता है। दोस्तों ये बोलता है कि जो एज अ क्वालिटी वाइज ये बताता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या बताता है दोस्तों कि क्वांटिटी, एनर्जी की क्वांटिटी क्या है, और सेकेंड लॉ क्या बताता है दोस्तों, क्या मेजर करता है, क्वालिटी को मेजर करता है। दैट मीन्स हाई ग्रेड एनर्जी है या लो ग्रेड एनर्जी है, कितना वर्क कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो दोस्तों ये बताता है कि जो हाई ग्रेड एनर्जी है उसका कंप्लीटली कन्वर्जन अपन कर सकते हैं लो ग्रेड एनर्जी में। फॉर एग्जांपल के लिए आप ले लो, हाई ग्रेड एनर्जी है कोई वर्क, फॉर एग्जांपल सॉफ्ट वर्क, जिसको अपन कंप्लीटली लो ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स आप हीट में कन्वर्ट कर दो, नॉर्मली आप फ्रिक्शन के द्वारा उसको वेस्ट कर दो, कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हो। बट अगर मैं बात करता हूँ लो ग्रेड एनर्जी की, उसको अपन कंप्लीटली हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ये बोलता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दोस्तों यहीं से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि फ्रेंड्स हाई ग्रेड एनर्जी के एग्जांपल्स सबसे पहले देखते हैं मैकेनिकल वर्क, जो कि हाई ग्रेड एनर्जी का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। जो कि सॉफ्ट वर्क है वो पूरी तरह से क्या होगा, लो ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। बट अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की और बात कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई भी फ़ैन होगा, वो आपको क्या देता है, वो उसकी जो एनर्जी हाई ग्रेड एनर्जी है वो लो ग्रेड एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है। उसमें कुछ हीट निकल जाएगी, कुछ मोशन के फ्रिक्शन के थ्रू हीट निकल जाएगी, कुछ साउंड के थ्रू निकल जाएगी। इस तरह से हाई ग्रेड एनर्जी जो है पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाएगी लो ग्रेड एनर्जी में। वाटर पावर को भी अपन ले सकते हैं, हाइडल पावर प्लांट में जो उसका जो वर्क मिलता है वाटर पावर के थ्रू, उसको भी अपन हाई ग्रेड एनर्जी के अंतर्गत लेते हैं। विंड पावर को भी अपन ऐसे ही कन्वर्ट कर लेते हैं लो ग्रेड एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट को भी अपन कंसीडर करते हैं हाई ग्रेड एनर्जी में। और जो टाइडल एनर्जी है, टाइडल एनर्जी को भी अपन हाई ग्रेड एनर्जी में कंसीडर करते हैं। इसी तरह दोस्तों अगर मैं लो ग्रेड एनर्जी की बात करूं तो इसके एप्लीकेशन या एग्जांपल क्या है, जो हीट है थर्मल एनर्जी से जो रिलीज होती है वो हीट लो ग्रेड एनर्जी के अंतर्गत आती है। अगर हीट न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन से निकलती है वो भी लो ग्रेड एनर्जी के अंतर्गत आती है, क्योंकि अपन उसका कंप्लीट कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं, अपने पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कन्वर्ट किया जा सके। यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बोलता है। और अगर हीट कंबशन और जैसे फ्यूल से, फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है, फॉर एग्जांपल कि आप ले लो डीजल पेट्रोल है, बाइक वगैरह जिससे चलती हैं, तो वहाँ पे भी जो फ्यूल है वो लो ग्रेड एनर्जी है, उसको अपन कम्प्लीटली हाई ग्रेड एनर्जी में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले लो उसकी कोई भी, जैसे आप ले लो पेट्रोल है, पेट्रोल की एनर्जी कितनी है, हीट एनर्जी आप ले लो कि 100% है। अब उसको अपने को हाई ग्रेड एनर्जी में अगर कन्वर्ट कर देता है वो 100%, तो उसकी एफिशिएंसी इंजन की कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि वहाँ पे दोस्तों कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है एज अ फ्रिक्शन, एज अ मेंटेनेंस, अदर कारणों से वहाँ पे एनर्जी कुछ वेस्ट हो जाती है और उसका कम्प्लीटली कन्वर्जन नहीं हो पाता है हाई ग्रेड एनर्जी में। इसलिए दोस्तों जो फॉसिल फ्यूल है ये भी लो ग्रेड एनर्जी के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स अपन नेक्स्ट देखते हैं। अपन ये देख ही लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या बोलता है, क्या मेजर करता है दोस्तों, क्वांटिटी की बात करता है, एनर्जी की क्वांटिटी की बात करता है। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक किसकी बात करता है,
क्वालिटी की बात करता है, हाई ग्रेड एनर्जी या लो ग्रेड एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। एक्सर्जी क्या है, अपन बात करते हैं एक्सर्जी या फिर अवेलेबिलिटी या फिर अवेलेबल एनर्जी। ये तीनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सेम है दोस्तों। एक्सर्जी क्या है, मैक्सिमम यूज़फुल वर्क है जो कि किसी भी सिस्टम से एक्सट्रैक्ट किया जाता है जब तक कि वो सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में ना आ जाए इन्वायरमेंट के साथ। दैट मीन्स जब तक वो सिस्टम डेड स्टेट में ना आ जाए, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इक्विलिब्रियम है, वो इन्वायरमेंट के बराबर ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये होती है एक्सर्जी। अपन इसके बारे में और भी बात करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और अपन क्या देखते हैं दोस्तों कि एक्सर्जी क्या मेजर करता है। दोस्तों ये मेजर करता है एनर्जी की क्वालिटी को। अपन ने जैसे बात की थी अभी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में कि हाई ग्रेड एनर्जी का कन्वर्जन 100% हो जाता है लो ग्रेड एनर्जी में, बट लो ग्रेड एनर्जी का 100% कन्वर्जन नहीं हो पाता हाई ग्रेड एनर्जी में। इसी चीज़ को मेज़र करता है। और अगर मैं बात करूं एक्सर्जी की, तो ये कैसी प्रॉपर्टी है दोस्तों, तो ये कॉम्बिनेशन वाली प्रॉपर्टी है। दैट मीन्स ये डिपेंड करती है सिस्टम में भी और इन्वायरमेंट में भी। अगर सिस्टम और इन्वायरमेंट के बीच में जो रेंज है, जो टेम्परेचर डिफरेंस का रेंज है या फिर प्रेशर का जो रेंज है, अगर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे एक्सर्जी की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होगी। अगर अपना सोर्स, जो कि फॉर एग्जांपल के लिए आप ले लो एक हॉट पोटैटो है, यहाँ पे इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, आप मान लो 70 डिग्री सेल्सियस है, और एटमॉस्फेरिक का टेम्परेचर कुछ रूम टेम्परेचर ही आप ले लो जो कि 15 डिग्री सेल्सियस है। तो इस रेंज में अगर अपन इसका जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दें, जो सोर्स का टेम्परेचर जितना ज़्यादा करेंगे, क्या होगा, इसकी एक्सर्जी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। दैट मीन्स वहाँ पे यूज़फुल वर्क अपने को उतना ही ज़्यादा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और अगर जो अपना रूम टेम्परेचर है, ये एम्बिएंट टेम्परेचर है, सराउंडिंग टेम्परेचर है, इसको अपन जितना कम कर दें उतनी ही एक्सर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, या तो आप सिंक का जो टेम्परेचर है, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, इसको कम कर दो, या फिर सोर्स का टेम्परेचर आप इंक्रीज कर दो। दोनों ही केस में एक्सर्जी को बढ़ना ही है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये कैसी प्रॉपर्टी है, सिस्टम इन्वायरमेंट कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखते हैं कि अवेलेबल एनर्जी और अनअवेलेबल एनर्जी क्या होती है। दोस्तों अपने को पता है कि एनर्जी दो चीज़ों से मिलकर बनी है, अवेलेबल एनर्जी से और अनअवेलेबल एनर्जी से। अपन एनर्जी को कितना एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं किसी भी सिस्टम के थ्रू, वो हो जाती है अवेलेबल एनर्जी। आप मान लो कि एक लो ग्रेड एनर्जी का आपके पास एक सिस्टम है, दैट मीन्स हीट एनर्जी है, वहाँ से आप कितना कन्वर्जन कर ले रहे हो यूज़फुल वर्क में, मैक्सिमम यूज़फुल वर्क में आप कितना कन्वर्जन कर ले रहे हो, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा अवेलेबल एनर्जी। और जो कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स जो सिस्टम में नहीं गई एनर्जी, वो मैक्सिमम यूज़फुल वर्क नहीं दे पाई और रिजेक्ट हो गई कहाँ, एटमॉस्फियर में, वो क्या कहलाएगी, अनअवेलेबल एनर्जी। दैट मीन्स वो वेस्ट एनर्जी है, उसको अपन यूज़ नहीं कर पाए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी में आप देख लो कि अपन ने उसको कितना सिस्टम, किसी भी सिस्टम को लगा के वहाँ पे एक रिवर्सिबल एक सिस्टम लगा दिए, कोई भी फॉर एग्जाम्पल के लिए हीट इंजन लगा दिए, और उसका कितना कन्वर्जन कर लिए अवेलेबल एनर्जी में, और जो नहीं कर पाए वो क्या रह गई, अनअवेलेबल एनर्जी रह गई। तो दोस्तों अवेलेबल एनर्जी ही क्या कहलाती है, एक्सर्जी कहलाती है, और अनअवेलेबल एनर्जी ये कहलाती है एनर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपन देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एक सोर्स है जिसका टेम्परेचर T1 है, और ये सिंक है जिसका टेम्परेचर T2 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस सोर्स से जब अपन हीट सप्लाई करते हैं तो उसमें सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं अवेलेबल एनर्जी भी है और अनअवेलेबल एनर्जी भी है। तो ये कॉम्बिनेशन है ये दोनों एनर्जी का। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या होगा, जब अपन ने हीट सप्लाई की सोर्स के थ्रू, तो यहाँ पे एक लगा हुआ है हीट इंजन जो कि रिवर्सिबल है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो हीट एनर्जी आ रही है उसको वर्क में कन्वर्ट कर दे रहा है, मैक्सिमम यूज़फुल वर्क जितना हो सकता है उतना एक्सट्रैक्ट कर ले रहा है इस हीट एनर्जी से। पूरा तो नहीं कर सकता, लेकिन जितना हो सकता है उतना कन्वर्ट करेगा इस हीट एनर्जी को वर्क फॉर्म में। तो ये जो मैक्सिमम यूज़फुल वर्क अपने को मिला, ये जो W मैक्स मिला, यही दोस्तों कहलाता है क्या, अवेलेबल एनर्जी। और दोस्तों इस अवेलेबल एनर्जी को ही बोलते हैं क्या, एक्सर्जी बोलते हैं।
तो इसमें बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अवेलेबल एनर्जी क्या है, एक्सर्जी क्या है, या डब्ल्यू मैक्स क्या है, मैक्सिमम यूज़फुल वर्क क्या है। ये सॉफ्ट वर्क ही होता है। और फ्रेंड्स, अनअवेलेबल एनर्जी क्या है, जो कि दोस्तों वेस्ट हो गई, जो कि एटमॉस्फेयर में चली गई, उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाई, वो हो जाती है अनअवेलेबल एनर्जी, Q2, जो कि सिंक में चली गई, ख़त्म। उसको एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अपन नेक्स्ट देखते हैं। अपन देख रहे हैं कि डब्ल्यू मैक्स क्या है, जो मैक्सिमम यूज़फुल वर्क था वो अवेलेबल एनर्जी है, और Q2 जो सिंक में चली गई वो अनअवेलेबल एनर्जी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन देखते हैं कि सिस्टम की तरफ। सिस्टम जो था, हीट इंजन था, उसमें Q1 हीट सप्लाई हुई, डब्ल्यू मैक्स अपने को मिला और Q2 रिजेक्ट हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि अवेलेबल एनर्जी को कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन है अवेलेबल एनर्जी को फाइंड करने का। तो हीट एनर्जी कितनी आई माइनस अनअवेलेबल एनर्जी कितनी थी, दैट मीन्स कितनी सिंक में एनर्जी चली गई, जो कि यूज़फुल नहीं हुई, ये अवेलेबल नहीं थी सिस्टम के लिए। यहाँ से अपन फाइंड कर सकते हैं अवेलेबल एनर्जी को, या फिर इसी को बोलते हैं एक्सर्जी को। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से एक्सर्जी को फाइंड कर सकते हो। फिर अगर मैं बात करता हूँ कि रिवर्सिबल अपने पास एक हीट इंजन है, तो रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है दोस्तों, 1 - T2/T1, जहाँ पे T2 क्या है, T2 अपने को हमेशा से पता है सिंक का टेम्परेचर है, ये सिंक का टेम्परेचर, और ये कहाँ का टेम्परेचर, ये सोर्स का टेम्परेचर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली बात करता हूँ कि हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है, तो नेटवर्क अपॉन हीट इनपुट, नेटवर्क आउटपुट कितना हो रहा है अपॉन हीट इनपुट अपन कितना दे रहे हैं, और जो नेटवर्क आउटपुट हो रहा है उसी को क्या बोल रहे हैं अपन, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे अवेलेबल एनर्जी बोल रहे हैं, और ये हीट इनपुट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं एक्सर्जी की बात करता हूँ निकालने के लिए न्यूमेरिकली, तो क्या हो जाएगा, अवेलेबल एनर्जी या फिर एक्सर्जी इक्वल टू Q1 × 1 - T2/T1। यहाँ से भी आप निकाल सकते हो बहुत ही ईजिली। अगर आपको अनअवेलेबल एनर्जी नहीं दी हुई है, या फिर Q1 नहीं दिया हुआ है, अगर आपको क्वेश्चन में टेम्परेचर के फॉर्म में वैल्यू दी हुई है, तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये फार्मूला बनता है, आप देख लो अवेलेबल एनर्जी का। ठीक है फ्रेंड्स, अगर अपन इसी को, जो अपन हीट इंजन की बात कर रहे थे, अगर TS डायग्राम में देखते हैं, तो आप देख रहे होंगे ये अवेलेबल एनर्जी है, जितना अपन ने सॉफ्ट वर्क में कन्वर्ट कर लिया वही है क्या, एक्सर्जी। और इसको फाइंड करने का अपन ने फार्मूला भी बता दिया कि आप कैसे इसको फाइंड कर सकते हो। ऐसे ही अनअवेलेबल एनर्जी की बात करेंगे, तो अपन अनअवेलेबल एनर्जी दैट मीन्स कहाँ तक जाएंगे, लोवेस्ट टेम्परेचर तक जाएंगे, जहाँ पे हीट को रिजेक्ट किया जा रहा है। तो अगर अपन बात करते हैं T0 की, T0 के बाद जितनी वेस्ट हो गई है एनर्जी, वो होगी अनअवेलेबल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला बनेगा T0 ΔS, जहाँ पे T0 क्या है, यहाँ पे लोवेस्ट टेम्परेचर है हीट रिजेक्शन के लिए, लोवेस्ट टेम्परेचर दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। अगर अपन नॉर्मली बात करते हैं तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। और अगर बात करते हैं ΔS क्या है, तो ΔS दोस्तों यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी है, एंट्रोपी में कितना चेंज आया, ये ΔS है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सभी जितने भी मतलब अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं उनमें इसी के उसमें से क्वेश्चंस आए हैं, इसी फार्मूले से वो रिलेट होते हैं, यहीं से सॉल्व किए जाते हैं दोस्तों। तो ये फार्मूला आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगर अनअवेलेबल एनर्जी पूछा जाता है और अवेलेबल एनर्जी अगर पूछते हैं, तो बहुत ही नॉर्मली आप ये फार्मूले से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन ने कैलकुलेशन की बात कर ली। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेड स्टेट। अपन बहुत बार बात कर चुके हैं, डेड स्टेट में आ जाता है, इन्वायरमेंट कंडीशन में आ जाता है। तो दोस्तों, एक एग्जांपल से अपन बात करते हैं। समझ लो आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है फ्रेंड्स, एक जिसमें एयर भरी हुई है, उसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर है 100 पास्कल। ठीक है फ्रेंड्स, और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ये आपका एक सिस्टम है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर सराउंडिंग की मैं बात करूं, अगर सराउंडिंग की बात करूं, तो सराउंडिंग में भी अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही हो, सेम टेम्परेचर हो जाए अगर सिस्टम के बराबर, और जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, दैट मीन्स 100 पास्कल हो जाए, सिस्टम और सराउंडिंग की जो प्रॉपर्टीज़ हैं अगर वो सेम हो जाती हैं, दैट मीन्स थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाती हैं, तो वो क्या कहलाएगा, तब वो डेड स्टेट कहलाएगा। एक ऐसा स्टेट जहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम हो जा रही हैं।
अगर मैं यहाँ पे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम की भी बात कर रहा हूँ, केमिकल इक्विलिब्रियम की भी बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, टेम्परेचर की इक्वलिटी की बात होती है कि टेम्परेचर सेम है। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो केमिकल का कंपोजिशन है वो सेम है। ठीक है फ्रेंड्स, और मैकेनिकल की भी बात करता हूँ, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की। दैट मीन्स जो फोर्स लगने वाले हैं, जो सिस्टम के अंदर और सराउंडिंग में जो फोर्स या फिर उनके कपल्स जो लग रहे हैं, उनकी भी इक्वलिटी की मैं बात करता हूँ। तो दोस्तों ये था डेड स्टेट। और अगर मैं एक डेड स्टेट की बात करता हूँ तो डेड स्टेट पे एक्सर्जी की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, मैंने एक नोट बना के यहाँ पे लिखा है कि अगर डेड स्टेट में अपना सिस्टम पहुँच जाता है तो वहाँ पे एक्सर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 0 हो जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, इसको ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब थ्योरेटिकली क्वेश्चन बनता है तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइम में आते हैं कि कोई भी आपके पास एक डेड स्टेट है जो कि सिस्टम पहुंच चुका है, या फिर सिस्टम को बोल देगा आपको सराउंडिंग के बराबर हो गया है, उसकी थर्मोडायनेमिक जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम में केस में आ चुकी हैं, तो वहाँ पे आप एक्सर्जी बताओ, एक्सर्जी कितनी होगी, तो आप कैलकुलेशन में लग जाओगे। बट ऐसा नहीं है, अगर आपको ये डायरेक्ट नोट पता है कि अगर सिस्टम डेड स्टेट में पहुँच जाता है तो वहाँ पे एक्सर्जी की वैल्यू क्या होगी पता है, डायरेक्ट कुछ नहीं होगी, वहाँ पे 0 हो जाएगी। और अगर वहीं पे टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, अगर सोर्स है अपना कोई भी सोर्स है T1, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर की रेंज हो गई है सोर्स और सिंक के बीच में, वहाँ पे एक्सर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। और अगर सिंक की मैं बात करता हूँ T2 की, इसको जितना कम करोगे आप, यहाँ पे भी अपन अगर सिंक को भी कम करते जाते हैं, सिंक टेम्परेचर को ही, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को भी, वहाँ पे भी एक्सर्जी की वैल्यू बढ़ती है। तो दोस्तों अपन ने देखा ये कहाँ कहाँ पे डिपेंड करती है, यहाँ पे फॉर्मूले से अपन ने देख लिया कि अवेलेबल एनर्जी या एक्सर्जी किस पे डिपेंड करती है, T2 पे, कि T2 को अपन जितना घटाएंगे, ये T2 को जितना घटाएंगे क्या होगा, एक्सर्जी बढ़ेगी। T1 को जितना बढ़ाएंगे एक्सर्जी बढ़ेगी, और जो हीट सप्लाइड है जितना ज़्यादा देंगे अवेलेबल एनर्जी बढ़ेगी। तो दोस्तों ये था आज का पार्ट। दोस्तों इसके बाद अपन देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में इरिवर्सिबिलिटी के बारे में। तो दोस्तों इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्रेस द लाइक बटन, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, share with your friends and subscribe my YouTube channel and press the bell icon for upcoming notifications. Thanks for